हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई कहानी के साथ। आई होप कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी भी एक सास बहू की कहानी ही है, जिसमें एक सास की बेटी वो 4 महीने बाद मायके आती है। तो बाकी आप कहानी आगे सुनिए और बताइए मुझे कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद मेघा शादी के बाद पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बतिया रहा था। वहीं घर की बहू कोमल सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास दिव्या जी बोली, दिव्या सास है, दिव्या जी बोली, कोमल ये क्या बनाया है? अपनी बहू कोमल को बोला, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना मेघा को पनीर के पकौड़े पसंद है। वो पूरे 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उसकी बात सुनकर कोमल ने कहा, मम्मी जी मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। तो सास कोमल कोमल जो सास है वो कहती है, अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी, आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। दिव्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा दिव्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा जो सास है, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा बन गया है तो अभी यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी मेघा 10 दिन यही है, फिर कभी बना के खिला देना। ये बात पवन जी ने कही। पवन कौन हुए? ससुर। ससुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी यही खिला दो। पर पापा जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है, इच्छा अभी हो रही है और बाद में खिलाओगे, भला ये भी कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार ये बात मेघा ने कही। मेघा क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? जो है वो खा लो, ये ससुर जी ने कहा, जो पवन है। यह सुनकर दिव्या जो सास थी उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ बहू के पीछे बेटी को सुना दो, इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, यूं नहीं कि दो बोल प्यार के बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है बेटी को। अंतिम वाक्य पर दिव्या जी ने जोर देकर कहा कि जो कि कमरे में से आते हुए उनके बेटे मयंक ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बात कही गई थी। मयंक का गुस्सा तेज है, ये बात सभी लोग जानते थे। दिव्या को भी पता था, दिव्या जो उनकी बहू थी अच्छे से जानती, पर फिर भी जानबूझकर अपने बहू बेटे में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी सास। और मयंक को तो इतना महान था कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता था। मयंक कमरे से आते हुए बोला, क्या बात है कोमल, तुमने मेघा के लिए पनीर के पकौड़े क्यों नहीं बनाए? मुझसे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। मना क्यों किया तुमने? कोमल डरते हुए बोली। जो बहू थी उसने डरते हुए कहा अपने पति मयंक से, मैंने मना नहीं किया है मयंक जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और आपने ही इशारे से मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं, इसीलिए मेरे मोबाइल में भी बैलेंस नहीं है, इसलिए लेने गई थी। अरे हमसे बोल देती तो हम क्या मना कर देते, ये उसकी सास ने कहा। दिव्या जी ने जानबूझकर बात को बढ़ाते हुए बोली, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी खाओ, ठंडी हो रही है, ये उनके ससुर ने कहा। पवन जी ने बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे पनीर के पकौड़े, अभी तो हाल फिलहाल कचौड़ी खाओ। क्यों कचौड़ी खा लें पापा, जब मेघा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा था, जो बहाने ढूंढ रही है, ये दिव्या के पति मयंक ने कहा। मयंक बीच में ही बोला, चुप कर मयंक, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता। और आज मेघा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले मेघा तुझसे कई चीजों की डिमांड करती थी, तब तो कभी तूने लाकर नहीं दी, फिर आज क्यों? अभी मेघा 10 दिन यहाँ पर ही है, फिर बन जाएगा, फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो, ये ससुर जी ने कहा मयंक को अपने बेटे को डांटते हुए। आखिर पवन जी ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके मयंक को डांट कर बोला कि ऐसी भी क्या जगह, कोई बात नहीं। मयंक चुप हो गया, क्योंकि कितना ही गुस्सा हो मयंक को क्यों ना हो, अपने पापा से ज्यादा नहीं बोल पाता था। पर उसने गुस्से से कोमल को घूर कर देखा, कोमल का दिल धक से वहीं रह गया। अब मयंक क्या करेगा ये सोच कर ही उसकी रूह कांपने लगी थी।
खैर सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। मेघा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई। वहीं दिव्या जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले शर्मा जी के घर पर चली गई। दिव्या कौन? कोमल की सास। पवन जी अपनी दुकान पर रवाना हो गए। पवन कोमल के ससुर। पर संडे होने के कारण मयंक तो घर पर ही था। उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर कोमल रसोई में काम कर रही थी कि मयंक ने उसे आवाज दी, कोमल इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते कोमल कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वो थोड़ा भी लेट करती तो मयंक रसोई में आकर ही शुरू हो जाते। इसलिए जैसे तैसे हिम्मत करके वो कमरे में गई। देखा तो मयंक गुस्से में था। उसने बोला, जी मयंक जी, आपने मुझे बुलाया? तो मयंक ने कहा, मयंक जी की बच्ची मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वाकर बड़ी खुश हो रही है। यही इज्जत है तेरी नज़रों में? मेरी बेइज्जती कराकर तुझे बड़ा मज़ा आता है? तो उसने कहा, दिव्या ने कहा, नहीं नहीं पवन जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था पापा जी को। वो इसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मयंक ने उससे पहले ही इतनी जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर दे मारा। इतनी तेजी से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना मेरे सामने, ऊंची आवाज में भी मत बोलना, ये मयंक ने अपनी पत्नी दिव्या से कहा। और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलेगी। बड़ी आई मुझे दो बातें सुनवाने वाली। मयंक उसे निरंतर सुनाए जा रहा था, लगातार सुनाए जा रहा था, जबकि कोमल को इस बात का होश भी नहीं था कि मयंक क्या क्या बोल गया। जब तक वो होश में आती और अपने आप को समेट पाती, तब तक तो मयंक कमरे के बाहर निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फोन लगा दूं, पर फिर ये सोचकर चुप रह गई उसकी पत्नी। माँ तो क्या ही कर लेगी, वो तो खुद ही मामा मामी के भरोसे है, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं, तो नाना जी ने उन्हें अपने साथ ले आए, और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने कोमल की शादी करवाई थी। कोमल मयंक की पत्नी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर ही शादी की गई थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी हो तो क्या कर सकते हैं। अब वापस जाकर के मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी थी, क्या अब भी वो उसी हक से वहां जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई कोमल की। अब जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हों कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसीलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई कोमल कुछ ना कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय कोमल कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। ये देखकर मेघा ने दिव्या जी की तरफ इशारा किया। मेघा ननद, उसने अपनी माँ की तरफ इशारा किया, पर दिव्या जी ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया, अपनी बेटी को। उन्होंने कोमल से एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि पवन जी भी वहीं बैठे हुए थे। पवन जी ससुर दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर मेघा ने कोमल से पूछा, मेघा जो ननद थी, उन्होंने कोमल से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे, क्या हुआ? चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर कोमल का रोना छूट गया। अपनी सिसकियों के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे बस कर बहू, अपनी और अपने पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रखा कर, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना खाना हम परोस देंगे, तू रोटियां सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दिव्या जी का जवाब सुनकर कोमल हक्की बक्की उसको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं है क्या
कि मयंक का स्वभाव कैसा है, फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तो घर की बातों को ढक कर रखो। फिर दिव्या जी मेघा से बोली, मेघा तो फटाफट पापा के लिए खाना लगा। मेघा उनकी बेटी जो मायके आई थी 4 महीने बाद। अभी भी कोमल उन्हें हैरानी से देखती ही रही, तो उसे साइड में हटाकर वो खुद ही रोटियां सेकने लग गई जो उनकी सास थी, और थाली में डालकर मेघा को देखकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब पवन जी ने मेघा को खाना परोसते देखा तो बोले, अरे मेघा, आज सूरज किधर से निकल आया? तू खाना परोस रही है, कोमल कहाँ गई? जो कोमल उनकी बहू। तू तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की, बस पापा ऐसे ही। भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद मैं ही कर दूं। मेघा का जवाब सुनकर एक पल को पवन जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती हैं उस घर में खुशियाँ रहती हैं। ला, आज तो इस खुशी में मैं एक रोटी और ज्यादा खा लूंगा, ऐसा ससुर पवन जी ने कहा। मेघा एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। मेघा ननद, पवन जी की बेटी, जो 4 महीने के लिए मायके आई थी। तब दिव्या जी कोमल से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? चल फटाफट खाना बना, बहुत जोर से भूख लग रही है। मेघा, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तू खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोते हुए चेहरे को देखकर बेवजह 2 बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर दिव्या जी बाहर आ गई। दिव्या जी सास, कोमल की सास, और मेघा खाना परोसने लगी। जब पवन जी ने खाना खा लिया तो तब तक मयंक भी घर पर आ गया। दिव्या जी ने मेघा को मयंक के साथ ही बिठा दिया और खुद खाना परोसने लगी। मेघा मयंक की बहन, पर एक बार भी कोमल को पवन जी के सामने नहीं आने दिया। जब पवन जी चले गए तो कोमल को आवाज लगाकर बोली, सास, अब महारानी खुद ही परोस दे खाना, बेवजह थका दिया। अब महारानी खुद ही परोस दे खाना, बेवजह थका दिया अंदर बाहर करके। और फिर मयंक से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? उसने अपने बेटे से कहा, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख, चेहरे पर निशान पड़ गया, किस तरह तेरे पापा से छुपा के रखा है। हम जानते हैं अभी इसका उनके सामने आना होता और उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अकल तू भी रखा कर, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रही हो, मेरा मन तो कर रहा था कि आज अच्छा खासा पीट दूं, पर फिर चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर मयंक के सामने दिव्या जी भी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि कोमल वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। कोमल दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी कि जब तक दिव्या जी बाहर निकलकर आ गई। उसकी सास, ये क्या पागलपन कर रही है तू? पहले अपने चेहरे को तो सही कर, ले, दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में। दिव्या जी की लताड़ सुनकर कोमल अपने कमरे में आ गई। दिव्या जी ने दरवाजा खोला तो सामने कोमल के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सास का, भला कोमल को इनसे कैसे छुपाएं? वो सोचने लगी, अब इनसे कोमल को कैसे छुपाएं? अरे आप लोग, आज अचानक इतने में मयंक भी निकल कर बाहर आ गया। उसने कहा दिव्या से, अरे मम्मी कौन है? अचानक कोमल के मम्मी पापा को सामने देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगे या बाहर से विदा करेंगे? अचानक उसके मामा मामी ने कहा। अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर दिव्या जी झेप गई और उन्हें घर में ले गई। तभी मयंक उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी कोमल को बुला कर लाता हूँ, ऐसा मयंक ने कहा। कहकर वो कमरे में गया और कोमल को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी? तुम आखिर मामा मामी है तुम्हारे, माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर कोमल अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मामी दोनों खड़े हो गए। कोमल, ये क्या हो गया तुझे?
जी वो आज ये गिर गई थी, इस कारण सिर पर चोट लग गई है। मयंक ने बोला, उसके पति ने, कोमल के पति मयंक ने बोला आज ये गिर गई थी। पर मामा मामी को देखकर कोमल का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर मामा मामी उसके पास आए और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है कोमल बेटा, सच सच बोल, सब कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा, ऐसा उसकी सास ने कहा। दिव्या जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, ये बात तो नहीं है, हमारी कोमल इतनी भी कमजोर नहीं है, ऐसा मामा मामी ने कहा। अचानक मामी जी बोली, अरे तो मामी जी आप कोमल से ही पूछ लीजिए। मयंक ने बीच में ही बोला कि आप कोमल से ही पूछ लो अगर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है, ऐसा कोमल ने कहा। नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है, अचानक कोमल ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? मामा जी दिव्या जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है। ओ माय गॉड, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, मेरे हिसाब से इन लोगों का आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे। दिव्या जी उन्हें समझाते हुए बोली, समधन जी यही बात जब आपकी मेघा पर हो तब बोलिएगा, हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ लें तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे। माफ़ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी, फिर वो समधन दिव्या कहती, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। दिव्या जी ने कहना चाहा पर मामा मामी ने एक ना सुनी और वो कोमल को वहाँ से ले गए। जब पवन जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए, पवन जी उनके ससुर। जब दिव्या जी ने और मयंक ने कोमल को वापस लाने के लिए कहा तो पवन जी ने खुद ही इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद कोमल ने मयंक से तलाक ले लिया और आज वह अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए आगे की पढ़ाई जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बाद मयंक की इतनी बदनामी तो हो गई कि दूसरी शादी के लिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। तो आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। और आपका इस बारे में क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। बाकी कहानी आप पूरी सुनिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।